मैं संजीव और आज मैं जैसा कि बोल रखा हूँ आपको कि मैं ज्योग्राफी पूरा कवर करूँगा, मतलब पूरा कवर करना है। मैं इससे पहले आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में तो आज मैं जिक्र करूँगा ही। इससे पहले मैं हिमालय नदी तंत्र के ऊपर जिक्र किया था। तो दोनों नदी के बीच में अंतर क्या है ये आप जान लीजिए। हिमालय नदी तंत्र में जब आपको बता रहा था तो उस समय बताया था कि ये 12 मासी नदी है, यानी हिमालय नदी तंत्र से बहने वाली नदियाँ जो है उन्हें या तो हिमनद से जल मिलता है यानी ग्लेशियर से, और दूसरा वर्षा के मौसम में उन्हें जल मिलता है। यही कारण है कि बिहार में कोसी नदी बरसात के मौसम में ग्लेशियर से तो जल मिलते ही मिलते हैं, वर्षा के जल मिलने के कारण बिहार में वो शोक का कारण बनती है। या हम उड़ीसा में देखेंगे महानदी के बारे में, वो भी शोक का कारण बनती है उड़ीसा का। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो हमारी है वो मौसमी नदियाँ हैं, यानी बरसात के मौसम में इसमें पानी अच्छे खासे रहेंगे, लेकिन बरसात खत्म हो जाने के कारण ग्रीष्म काल में इनके जलस्तर में कमी आ जाती है। हिमालय नदी तंत्र में जलस्तर हमेशा अच्छा खासा ठीक ठाक रहता है। ठीक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। प्राचीन मतलब तो आप एक जानते हो कोबर का भूसंगति सिद्धांत। हमारे कोबर साहब के बारे में कोबर साहब का कहना था कि जो हमारा वर्तमान का हिमालय है, भारत है, वो ऐसा नहीं था। भारत प्राचीन भारत ऐसा था, प्रायद्वीप ही था प्राचीन भारत में, और इस साइड टेथिस सागर था, ये गोंडवाना का हिस्सा था, और यहाँ एक था हमारा जो चाइना का क्षेत्र आप देख रहे हो। तो यहाँ पे बलन पड़ने के कारण यह टेथिस सागर में मलबा जम जाने के कारण यहाँ हिमालय आ गया। तो जैसे प्रशांत महासागर है वैसे यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करते थे, और हिमालय के निकलने के कारण, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी उसके कारण उत्तर भारत का निर्माण हुआ। तो जो आज हम उत्तर भारत देख रहे हैं वो नदियों का देन है, ठीक है, और ये टेथिस सागर की देन है। इसलिए प्राचीन भारत जो थी हमारी, प्राचीन भारत में पहले से ही नदियाँ बह रही थी, पहले से ही। तो प्राचीन भारत में प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्राचीन है यानी पुरानी है, हिमालय की नदी नई है। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे वन बाई वन नदियों के ऊपर चलते हैं, नदी में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और ज्योग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी ही है आपका। और हाँ, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं यानी मैप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कौन सा स्टेट किधर है ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, ये हमारा छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो ये झारखंड में है, और छोटा नागपुर के पठार में पूरा का पूरा रांची स्थित है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलेगी जिसे हम लोग कहेंगे दामोदर नदी, ये दामोदर, और इधर से आने वाली है हुगली। तो ये हमारी है हुगली, और हुगली गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उससे पहले गंगा की एक जलधारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और इसी हुगली में हमारा दामोदर नदी जाकर अपना जल गिराती है। दामोदर नदी के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए। तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है। दामोदर को तो मृत नदी भी कहते हैं, ठीक है। और दामोदर की एक सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, वो है बराकर, बराकर नदी, और बराकर नदी पे ही हमारा तिलैया डैम है। तो ये है छोटा सा डिस्क्रिप्शन दामोदर के बारे में। इसके अलावा हम चलते हैं, आते हैं, यहाँ पे एक है हमारा, और ये है अमरकंटक का पठार। और अमरकंटक का पठार तो आपको जानना ही जानना है, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी नंबर मिस हुआ यानी आप एलिमिनेट हो जाओगे। एग्जाम में लड़ाई आप जानते हो ना, जब लड़ाई होती है तो सैनिक को मारना आसान नहीं होता कि छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चन बना लिए, एग्जाम मेरा क्लियर होने वाला नहीं। मंत्री और राजा को मारना है, यानी भारी भारी जो क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, उसको अगर आप बना लिए तो आपका एग्जाम क्लियर। और 4-5 ही क्वेश्चन का तो अंतर रहता है, अगर 4-5 क्वेश्चन आप डिफिकल्ट लेवल का सॉल्व कर दिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि अमरकंटक के पठार से 3 नदियाँ निकलती है। एक तो नदी निकलती है सोन, और सोन के बारे में मैं ठीक से अच्छे से बता चुका हूँ, फिर से मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। सोन मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है, और अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है। ये पहले मध्य प्रदेश में ही था, बट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, इसलिए इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। अमरकंटक का पठार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सोन नदी निकलती है अमरकंटक के पठार से, और ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए झारखंड और उत्तर प्रदेश से बाउंड्री बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है, और पटना में गंगा के पास सोन नदी मिल जाती है। मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये हमारा क्षेत्र है उड़ीसा का, ये, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये डेल्टा है। डेल्टा
यानी कि जब नदियाँ चलती है तो अपने साथ मलबा और गाद लेकर चलती है, जो किनारे में लाके लगा देती है तो नदियाँ वैसे फैल जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे नर्मदा और ताप्ती, ये एस्चुरी का निर्माण करती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा मलबे और गाद के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलने से बना है। तो ये हमारी है महानदी, और महानदी से कुछ फैक्ट बनते हैं। ये हमारा हीराकुंड बांध। तो महानदी से क्या क्या फैक्ट बनते हैं थोड़ा एक बार देख लिया जाए, और क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। यहाँ पे मैं महानदी के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं महानदी से। तो सबसे पहले महानदी का उद्गम क्या है, तो अमरकंटक का पठार। और अमरकंटक का पठार कहाँ, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के पठार से महानदी निकलेगी। इसके अलावा क्या, महानदी छत्तीसगढ़ और लगभग 90% हिस्सा इसका उड़ीसा में प्रवाहित होती है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का शोक। और शोक से तो आपको शोक होना नहीं चाहिए, दुख मत करना है यार, खुश रहा करो, ठीक है। एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, ठीक है। बस आप मेहनत करो, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन मेहनत करना है। तो उड़ीसा को शोक कहते हैं, और शोक से आते हैं बिहार में कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे ने, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छे के लिए होता है। इसलिए बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो और चलते रहो। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, जो आप सोच भी नहीं रहे हो। उड़ीसा महानदी पे क्या है हमारा, तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। और मैं ये लिख रहा हूँ वैसे ही नहीं, मैं चाहूँ तो बोल भी सकता हूँ, और बोलने पर ना वीडियो तो 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है। मैं इसलिए लिख ले रहा हूँ कि आप इसका नोट्स प्रॉपर बना लो। और हाँ, आप सेट लगा लीजिए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। जितना मैं नदी के ऊपर जिक्र करूँगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, चाहे वो सहायक नदी के बारे में मैं बताऊँ या प्रॉपर मैं नदी के बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ, ठीक है। आगे आते हैं हीराकुंड बांध, हमारी महानदी में उड़ीसा में है ये हीराकुंड। अब चलते हैं महानदी की सहायक नदी। तो महानदी की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है तेल नदी। क्यों, क्योंकि तेल नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब भी अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, टारगेट तो एक रखना ही आपको है, उसका प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब आपका 30% प्रिपरेशन हो गया सिर्फ प्रीवियस ईयर से। तेल नदी है, इसके अलावा जोंक नदी है, इसके अलावा लोंक नदी है, ये सारी नदियां जो है, इसके अलावा ईब नदी है। ये सारी नदियां महानदी की सहायक नदियां हैं। तो महानदी मेरा हो गया। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी, जिसको कहते हैं हम लोग गोदावरी। और ये जो है बंगाल की खाड़ी है। तो जो मैं पूरब की ओर जो नदियों प्रवाहित हो रही है, ये पूरब की ओर, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। एक पश्चिम की ओर प्रवाहित होगी, वो अपना जल अरब सागर में गिराएगी। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। और ये बेसिक बात आपको जानना है, ठीक है। ये कौन सी नदी है, तो ये है हमारी गोदावरी। और गोदावरी तो इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, चलते हैं थोड़ा बात करते हैं गोदावरी पे। जब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप देख लीजिए एक लाइक किए हैं कि नहीं, एक लाइक तो बनता है। गोदावरी से क्या क्या फैक्ट बनेंगे। सबसे पहले, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। अच्छा, ये नहीं कि मैं यहाँ सबसे लंबी नदी लिख रहा हूँ तो भारत की सबसे लंबी नदी नहीं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ये आप याद रखना। और कितनी लंबाई है इसका, 1465, दोनों डिजिट में याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, या इसे बृहद गंगा भी कहते हैं, बृहद गंगा। ये दो बातें। अच्छा, उद्गम क्या है गोदावरी का, तो उद्गम है महाबलेश्वर, सॉरी महाबलेश्वर नहीं होगा, महाबलेश्वर से तो कृष्णा नदी निकलेगी ना, त्रियंबकम। त्रियंबकम कहाँ से, तो महाराष्ट्र में एक जगह है
त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है गोदावरी नदी, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना आंध्र प्रदेश के पास अपना जल गिरा देती है। ठीक है, त्र्यंबकम के पास से निकलती है महानदी गोदावरी। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी का बात कर लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी गोदावरी की क्या है? तो मंजीरा, मंजीरा, दोनों अलग अलग है। पेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये जो सारी नदियां मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये गोदावरी की सहायक नदी है और इससे क्वेश्चन आया है। पेनगंगा बेनगंगा से क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्राणहिता के बारे में भी पूछा गया है। अब मैं यहाँ पे महानदी को हटा दे रहा हूँ। अब महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, इसके बाद हम चलते हैं कृष्णा को देख लेते हैं। कृष्णा, ये कृष्णा है, ये भी डेल्टा बनाएगी। अब ये कृष्णा नदी प्रवाहित कैसे होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, यह है कृष्णा और पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। तो कृष्णा के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान जाते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, बस आपको ध्यान में रहना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, उसकी सहायक नदी कौन सी है और क्या उस पर कोई बांध है। अगर बांध है तो बांध के बारे में भी याद रखना है। जैसे हमको ऐसा लग रहा है कि कृष्णा नदी पे एक बांध है, आपको ही पता ही होगा, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे ही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछ लेते हैं। जैसे हीराकुंड बांध हमारा महानदी पर है तो ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलते हैं कृष्णा के बारे में। तो उद्गम देख लेते हैं। तो ये निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र से ही निकलती है। तो महाराष्ट्र के कहाँ से? तो अभी मैं बताया महाबालेश्वर, महाबालेश्वर से निकलती है ये कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी के बारे में और क्या? तो सबसे पहले नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और मैं बांध प्रॉपर बताने वाला हूं, सारा पूरा फिगर में बांध का बनाऊंगा। एक बार मैं आपको झील के बारे में बता दूंगा, अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगा। यानी ज्योग्राफी से जितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और बनते हैं या बनेंगे, मैं सारा वो बोर्ड पे प्लॉट कर दूंगा। बस आपको इतना करना है, नोट्स आराम से तैयार करना है, वीडियो देखना है, मैप सामने रखना है, कवर कर लेना है। कृष्णा की सहायक नदी के बारे में जिक्र करें तो कृष्णा की सहायक नदी है मालप्रभा, घाट प्रभा, मूसी। और मूसी नदी से कुछ याद आया होगा? क्वेश्चन पूछा है ना, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। इसके अलावा हमारा है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। अच्छा, तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा नामक दो नदियां हैं। तुंगभद्रा निकलती कर्नाटका से इस तरीके से, ये और ये। एक है तुंगा और दूसरा है भद्रा, आपस में आगे मिलती है और तुंगभद्रा कहलाती है और जाकर ये कृष्णा में मिल जाएगी। तो तुंगभद्रा है। इसके अलावा दूध गंगा, कितना अच्छा नाम है ना, पेंच गंगा। ये जो सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां जो है, कोयना, ये सारी नदियां कृष्णा की सहायक नदियां हैं। मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा, दूधगंगा, पेंचगंगा और कोयना। इसके अलावा भी नदियां हैं, बट ये सारी नदियों के बारे में पूछा जा चुका है और सहायक नदियों के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो कहाँ से निकलते हैं, सहायक नदी कौन है, अगर उस पर कोई बांध है तो प्रॉपर आप मैप में देखिए। इसके अलावा एक नदी और बची जो मेरी है कावेरी, ये है कावेरी। और कावेरी जल विवाद के बारे में आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, 1957। अच्छा, 1957 एक ऐसा डेट है ना कि 100 साल पीछे चले जाओ, 1857 का रिवोल्ट, उससे पीछे चले जाओ 1757 प्लासी का युद्ध। तो को रिलेट करके अगर आप कोई क्वेश्चन को याद कर ले रहे हो ना, वो कभी भूलने वाला नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा कावेरी जल विवाद, जो किसके किसके बीच है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच। कब से है? तो 1957 से है। तो 100 साल पहले पे चले जाएंगे 1857, यानी हमारा हो जाएगा 1857 ईस्वी क्रांति, पढ़े ही होंगे आप लोग, चरबी वाले कारतूस। उसके 100 साल पहले चले जाएंगे तो प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो जब ये सब बारे बात आ जाए ना आपके दिमाग में, तो थोड़ा सा रुको और वहाँ पे उसको रिकॉल करो कि प्लासी युद्ध में क्या क्या हुआ था, कौन लड़े थे, कहाँ लड़ा गया था, किस नदी के किनारे लड़ा गया था,
और मैं ये सारी बातें बता चुका हूँ। तो कावेरी नदी के ऊपर जिक्र करता हूँ जब तक मैं गोदावरी को इरेज कर दे रहा हूँ। और हाँ, आप देख लीजिए लाइक किए हैं कि नहीं, एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आप हैं तो हम हैं, आप अगर ध्यान आपका हटा मेरे से तो मैं भी हट जाऊंगा, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा ध्यान देना है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं ठीक ठाक ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक तो पढ़ा लेता हूँ यार। इवन कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने वाले हैं मैं वो बता दूंगा। और हाँ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैं जल्दी आपके लिए बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का बैच लेके आने वाला हूँ। बिहार में उसमें बिहार स्पेशल यानी बिहार के ऊपर जिक्र करूँगा सारा का सारा। बीपीएससी का और सचिवालय का एग्जाम आने वाला है, क्लासेस चल रहे हैं मेरे पास, सचिवालय का भी क्लासेस चल रहे हैं और बीपीएससी का भी क्लासेस चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपका नंबर दे दूंगा, अगर किसी को ज्वाइन करना हो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। चलता हूँ, मैं आता हूँ कावेरी पे। कावेरी का कोई फैक्ट नहीं है, छोड़ो हटाओ, काहे लोड डालें, कावेरी के बारे में यहीं पे जिक्र कर लेते हैं ना। कावेरी निकलती कहाँ से, चलो बात कर ही लेते हैं, छोड़ो हटाओ। कुछ सोच रहे होगे अरे लिख दीजिएगा तो कहाँ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लिख ही दे रहे हैं। कावेरी का उद्गम देख लेते हैं। तो कावेरी का उद्गम मैं आपको बोला था कि मैप रखा करो, तो जो बच्चा जानता होगा तो उसको पता होगा सर कि ये जो है वो केरला का क्षेत्र है, इसके ऊपर कर्नाटका और इसके ऊपर महाराष्ट्र है, बीच में गोवा है, झूठे महाराष्ट्र। तो देख लीजिए यहाँ पे है केरला, केरला से निकलती है, केरला से नहीं निकलती है, कर्नाटका से निकलती है। देखो अभी हम भी गलती कर देते ना, कर्नाटका, कर्नाटका के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलेगी और पूर्व की ओर प्रवाहित होगी, ठीक है। कावेरी जल विवाद के बारे में थोड़ा देख लो, जल विवाद और किसका, कावेरी का, कब, 1957 में, किन किन राज्यों के बीच, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये चार। लेकिन कभी कभी कर्नाटका को मिस कर देते हैं, ठीक है। ये चार राज्यों के बीच में हमारा कावेरी जल विवाद है। कावेरी नदी की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है सहायक अमरावती, एक अर्कावती भी है, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो कावेरी से इतने इफेक्ट बनते हैं, ठीक है। अब ये तो सारी नदियां हो गई जो अपना जल कहाँ गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में 3-4 नदियां और है जो अरब सागर में अपना जल गिराएगी, खंबात की खाड़ी के पास। तो उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। इवन 5 मिनट लगेगा, तो इतना देर टॉलरेट किए तो 5 मिनट और कर लो, क्या हो जाएगा, बस ये बात हो जाएगा। अच्छा कि नदी खत्म हो जाएगी क्या, तो नदी खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग चलेंगे मिट्टी पे चलेंगे या फसल पे चलेंगे, आप जो बोल दो वही पढ़ा देंगे। अपने हिसाब से चलना ही नहीं हमको, आप बोलो मैं उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन हाँ, मैं अपने हिसाब से इस बेसिस पे चलूंगा कि वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे मौसम, क्वेश्चन ही नहीं पूछता यार कि भारत के मौसम वर्षा से कुछ, हाँ दरोगा में क्वेश्चन बन गया कि आम्र वर्षा किस क्षेत्र में होती है, सब जानता है भाई केरला में होती है, उसके लिए पूरा वर्षा का पढ़ना क्या जरूरी है, एक क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो चलते हैं हम अब दक्षिण भारत की नदियों में, वैसी नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो सबसे पहले नदी निकलती है यहां से, एक नदी निकलेगी अमरकंटक के पठार से, मैं आपको बताया ना। और ये कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी, कुछ बच्चा तो बोल भी दिया होगा ना अब तक, नर्मदा। नर्मदा से क्या क्या फैक्ट बनते हैं थोड़ा देख लीजिए। धुआंधार जलप्रपात महाराष्ट्र में है, नर्मदा नदी पर, यह बात पहले लिख लो। धुआंधार जलप्रपात महाराष्ट्र में है और नर्मदा नदी पर है। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, अरब सागर में जल गिराती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, लेकिन ये जल कहाँ गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, समझ के आंसर देना है। ये नहीं कि बोला प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, पढ़े आगे पढ़ना छोड़ दिए और मार दिए गोदावरी। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, ठीक है, मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है, इसलिए तो यहाँ है। तो गोदावरी, नर्मदा के बारे में कि नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, ये सबसे लंबी नदी है। और ये एस्चुरी का निर्माण करेगी, एस्चुरी का निर्माण 2 करेगी, नर्मदा करेगी और एक तापी नदी करेगी जिसको ताप्ती कहते हैं। और अब यहाँ पे लिखने से बढ़िया है कि मैं यहाँ पे बना ही दे रहा हूँ। ये है विंध्याचल का पठार और ये है सतपुड़ा का पठार।
तो ये जो दोनों पठारवा है इसके बारे में तो मैं बता चुका हूं, क्योंकि यहां से अरे धत चलो ना हो, ये जो पठार है दोनों के बारे में मैं बताया हूं। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल के दक्षिण और सतपुड़ा के उत्तर में प्रवाहित होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां से निकलती है एक ताप्ती नदी, यहीं से निकलेगी, जिसे तापी नदी कहते हैं। तो तापी नदी यहां से जो निकलती है हमारी, ये कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तापी नदी निकलती है हमारी मध्य प्रदेश से, ठीक है। और तापी नदी के बारे में बस इतना फैक्ट जान लीजिए कि तापी नदी और नर्मदा नदी दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है, पहली बात। दूसरी, दोनों भ्रंश घाटियों में बहती है। ये हमारा है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे जाइएगा ना यहाँ पर तो ये मिलेगा गोदावरी, ये अजंता का पठार। तो जब दो पठारों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। तापी नदी और नर्मदा नदी दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है और दोनों खंबात की खाड़ी में, ये एरिया है खंबात की खाड़ी का, यहाँ अपना जल गिराएगी, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं माही नदी। माही नदी के बारे में तो आपको जानना ही जानना है, इसलिए जानना है कि माही नदी भारत की वो एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी के बारे में याद रखना, ये भी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। और बस 1 मिनट और, ये हमारी है लूनी नदी है, लूनी। और लूनी नदी अरावली के पठार से निकलती है। मैं आपको पढ़ाया था अरावली का पठार, ये क्षेत्र विस्तार है अरावली का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी के बारे में मैं बताया था, ठीक है। अरावली से निकलती है लूनी नदी और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की उस नदी का नाम बताइए जो अपना समुद्र सीमा प्राप्त नहीं कर पाती, तो वो है लूनी नदी जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो नदियों का सिनेरियो, प्रायद्वीपीय भारत की नदी का सिनेरियो यही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है। हाँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करेगी, इंपॉर्टेंट है, और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये सारी नदियां जो है वो हमारा ये बना रही है, डेल्टा का निर्माण कर रही है, ठीक है। अब जाते जाते कुछ क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन तो ये है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, और ये इनकी सहायक नदियों के बारे में बता दीजिए कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अमरकंटक के पठार से कौन सी नदियाँ निकलती है। मैं नदियों का बात कर रहा हूँ, नदी का नहीं, कौन सी नदियाँ निकलती है और किधर प्रवाहित होती है, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा आप सजेस्ट कर दो कमेंट में कि ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, या अगर मैं आया तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको मिट्टी के बारे में बता दूंगा। कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं, कौन कौन सी मिट्टियां हैं, किस मिट्टी में किस फसल की खेती की जाती है, फसलें कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन होती है, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक आप पढ़ाई जारी रखो और जितना से जितना इंपॉर्टेंट हो सके टॉपिक पे फोकस करो। मिलता हूं मैं कल, एंजॉय करो, धन्यवाद।